गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज प्रश्नों की श्रृंखला में फाइलम कॉर्डेटा को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कॉर्डेट यानी प्रोटोकॉर्डेट के बारे में, और प्रोटोकॉर्डेट के कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, इनको लेकर हम प्रेजेंट रहेंगे। पहला सवाल है आज का, करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाई। सबसे पहले हमें पहचानना होगा यहाँ पे कि ब्रैंकियोस्टोमा क्या है। ब्रैंकियोस्टोमा को हम लोग किस एनिमल के नाम पे जानते हैं। अगर सही तरीके से नाम को पहचानना हो तो चलिए आपको एक हिंट देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला है ABC और दूसरा है हट। अगर प्रोटोकॉर्डेट को पढ़ना है तो इन दो फार्मूले को हमें याद रखना होगा। पहला फार्मूला क्या एक्सप्लेन कर रहा है देखिएगा, ए से आपका नाम बनेगा यहाँ पे एम्फिऑक्सस, बी को हम बोलेंगे ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा एंड सी से सिफेलोकॉर्डेट। सच एज अगर हम हट की तरफ बढ़ें तो हट को हम बोलेंगे हर्डमानिया। हर्डमानिया ये बिलोंग करता है यूरोकॉर्डेट से, और यूरोकॉर्डेट को हम लोग ट्यूनिकेट के नाम पे भी जानते हैं। ट्यूनिकेट या ट्यूनिकाटा कहते हैं। तो ये फाइलम जो है आपका यूरोकॉर्डेट के लिए लिया जाएगा। तो सवाल यहाँ पे है ब्रैंकियोस्टोमा का। तो ब्रैंकियोस्टोमा का है तो फार्मूला ABC अप्लाई होगा यहाँ पे। और ABC का मतलब क्या है? ABC का मतलब यहाँ पे ये सिफेलोकॉर्डेट से लिया गया है। तो सिफेलोकॉर्डेट में ये जो कॉमन नेम आया हुआ है आपके लिए कि वाटर करंट जो है ब्रैंकियोस्टोमा में कौन प्रोड्यूस करता है, क्या ये सीला के द्वारा प्रोड्यूस होता है या ओरल सिर्री के द्वारा प्रोड्यूस होता है, या फिर इसके अलावा भी अदर ऑप्शन है आपके पास, जैसे व्हील ऑर्गन, सीलिया, सिर्री, व्हील ऑर्गन या रोस्ट्रम। तो चलिए इन चारों में से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और एलिमिनेट करके आपको सही आंसर तक ले चलेंगे। वाटर करंट जो है जो प्रोड्यूस होता है, अगर हम यहाँ पे रोस्ट्रम देखें तो जो ब्रैंकियोस्टोमा बना था आपका, ब्रैंकियोस्टोमा के इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने रहते हैं। यहाँ पे ये एम्फिऑक्सस है जिसे हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा कह रहे हैं। इसके इस माउथ पार्ट के बाद जो यहाँ पे रोस्ट्रम बनता है, रोस्ट्रम के नीचे जो है यहाँ पे ढेर सारे जो है ऐसे ऐसे सिर्री पाई जाती है जिनको हम लोग ओरल सिर्री के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, वाटर करंट जो प्रोड्यूस होगा ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस की बॉडी के अंदर, वो सीलिया प्रोड्यूस करता है या सिर्री या व्हील ऑर्गन। अगर हम व्हील ऑर्गन की बात करें तो व्हील ऑर्गन क्या है? ये डाइजेस्टिव पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करता है। रोस्ट्रम जो है माउथ का अगला वाला हिस्सा है, लेकिन जो वाटर करंट क्रिएट किया जाएगा जिसके द्वारा फीडिंग मैकेनिज्म परफॉर्म होगा वो होगा सीलिया से। और सीलिया पाया कहाँ जाता है? सीलिया मिलेगा आपको फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में जो ये सीलियरी मूवमेंट होता है, या जिसे हम लोग एक्शन ऑफ सीलिया के नाम से भी जानते हैं, जब एक्शन ऑफ सीलिया परफॉर्म होगा तब इस नाम से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीलियरी फीडर। क्योंकि एम्फिऑक्सस सीलियरी फीडर है, इस वजह से जो वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, इस वाटर करंट के द्वारा ही फूड पार्टिकल क्या होंगे? बॉडी के अंदर माउथ में लिए जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा सीलिया। सीलिया जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी दो फार्मूला है आपके सामने ABC और हट का, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following statement regarding the fertilized egg of Amphioxus is true? इसमें जो एम्फिऑक्सस का एग होता है उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको एलिमिनेट करना है। चलिए बताइएगा। अगर हम एग की बात करें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फॉर्म में है। तो जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आप जानते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एग बनेगा, यानी लार्वल स्टेजेस आती हैं। तो इस लार्वल फेज में यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जो इनका एग होता है, एग जो है वो है मियोलेसिथल, मियोलेसिथल कहिए या मीजोलेसिथल कहिए, यानी इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक होगा, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक। तो यॉक जो है बराबर अमाउंट में पूरे एग में पाए जाते हैं। इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एग के अंदर, साइटोप्लाज्म के साथ साथ ही जो इनका बॉडी का पार्ट, जैसे 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इनका जो फॉर्मेशन है साइटोप्लाज्म के यॉकी साइटोप्लाज्म से बन रहा है या अदर प्रोटीन वाले पार्ट से बन रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो पहला पॉइंट बनता है इसमें साइटोप्लाज्म एंटीरियर एंड पे अगर बने, अगर साइटोप्लाज्म एंटीरियर एंड पे बनेगा, साइटोप्लाज्म अगर एंटीरियर एंड पे बनेगा बालक, तो ये बनाएगा आपका इनके बॉडी का एक्टोडर्म वाला पार्ट।
यानी एक्टोडर्म वाली जर्म लेयर जो बनेगी वो साइटोप्लाज्म जब एंटीरियर साइड से डिवाइड होगा तब बनेगा। लेकिन अगर यॉकी साइटोप्लाज्म है, यॉकी साइटोप्लाज्म अगर होगा, साथ ही साथ इसकी जो साइज है वो पोस्टीरियर डॉर्सल साइड हो या डॉर्सो पोस्टीरियर साइड हो, तो इस कंडीशन पे जो यहाँ पे बनता है वो है आपका एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर बनाएंगे और उसी जर्म लेयर से हम निकाल लेंगे अपना कंटेंट कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके रिगार्डिंग में नोटोकॉर्ड के सेंस में कौन सी वाली बात सही है। तीसरा पॉइंट होगा ग्रेनुलर क्रीसेंट। जब ग्रेनुलर क्रीसेंट बनता है, जो कि हालांकि पोस्टीरियर साइड में बनेगा एग के वेजिटल पोल के आसपास, तो इस कंडीशन में ये मेसोडर्म को बनाता है, यानी मेसोडर्म वाली जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो हम देख के ये समझ पा रहे हैं कि एक्टोडर्म जो है नोटोकॉर्ड बनाएगा और एंडोडर्म नर्व कॉर्ड। तो एक्टोडर्म अगर नोटोकॉर्ड बना रहा है, एक्टोडर्म अगर नोटोकॉर्ड बनाएगा और एंडोडर्म जो है वो नर्व कॉर्ड बनाएगा, तो बताइए स्टेटमेंट कौन सा सही है? डॉर्सल क्रीसेंट फ्रॉम नोटोकॉर्ड या क्लियर साइटोप्लाज्म फॉर्म एंडोडर्म। क्लियर अगर साइटोप्लाज्म है तो ये एंडोडर्म तो नहीं बनाता। यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे यॉकी साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ट्रू ऑप्शन को पिक करना है। वेंट्रल क्रीसेंट फॉर्म एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी एक्टोडर्म, और वहां पे वेंट्रल साइड नहीं है, एंटीरियर साइड है, तो ये भी गलत है। ग्रेनुलर यॉक साइटोप्लाज्म फॉर्म न्यूरल स्ट्रक्चर, अगर ग्रेनुलर होगा तो उससे क्या बनेगा? मेसोडर्म बनेगा, और मेसोडर्म से कभी भी न्यूरल स्ट्रक्चर नहीं बनता। किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है या एंडोडर्मिस से बनेगा, तो ये भी गलत है। एक ऑप्शन आपके पास है डॉर्सल क्रीसेंट फॉर्म नोटोकॉर्ड। तो डॉर्सल क्रीसेंट वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा क्या करेगा? ये आपका बनाएगा नोटोकॉर्ड, और यही आंसर क्या है? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is a chordate but not a vertebrate? सबसे आसान सवाल और सबसे टिपिकल भी हो सकता है ये आपके लिए। किस सेंस में जरा देखिएगा, जब भी हम कॉर्डेट पढ़ते हैं तो कॉर्डेट को हम जनरली क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं पहले कॉर्डेट को 2 हिस्सों में। अगर हम कॉर्डेट को 2 पार्ट में डिवाइड करें, कॉर्डेट को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा प्रोटोकॉर्डेट और एज वेल एज वर्टिब्रेट। डन। अगर वर्टिब्रेट से सीरीज को आगे बढ़ाया जाए तो वर्टिब्रेट में हम ये देख पा रहे हैं कि प्रोटोकॉर्डेट आपका 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। एक तो था आपका एबीसी, दूसरा था आपका हट। सच एज वर्टिब्रेट में अब यहाँ पे हम टेट्रापोड या फिंस या ये वाले नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वर्टिब्रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, उसके बाद एवीज यानी बर्ड, और लास्ट में मैमल। तो जो ये पार्ट डिवाइड हुए हैं इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल कॉर्डेट, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट, सॉरी, कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट। कह रहा है कि अब यहां से ऐसे कौन है जो कॉर्डेट तो हैं, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। ये स्टेटमेंट गलत होगा, यहां पे होगा ऑल वर्टिब्रेट आर आपके कॉर्डेट हैं, बट ऑल कॉर्डेट, यहां पे स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सभी कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये वर्टिब्रेट हैं ये सभी कॉर्डेट तो हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोटोकॉर्डेट वाली कैटेगरी में आएंगे। तो जो प्रोटोकॉर्डेट है कॉर्डेटा वाली कैटेगरी में, ये आपके वर्टिब्रेट नहीं है। और इसी में आपके सामने सवाल पूछा गया, एलिमिनेट करिए। कतला क्या है? तीसरा सवाल जो आपके लिए है कटला फिश का। तो कटला किस में आती है? कतला जो है ये आपकी फिशेज है। हिप्पोकैम्पस भी आपका फिशेज में आता है। हेमीडेक्टाइलिस देखें तो ये रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया। और एम्फियोक्सस जो आपका आएगा, एम्फियोक्सस ब्रैंकियोस्टोमा या सिफेलोकॉर्डेट, ये आपका सिफेलोकॉर्डेट है। और सिफेलो की कैटेगरी में इसको हम कहां रखेंगे? प्रोटोकॉर्डेट में। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट, तो ये प्रिमिटिव कॉर्डेट है। और आंसर भी आपका यही होगा
क्योंकि सवाल में इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। जितने भी ये एग्जाम्पल हैं ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी वर्टिब्रेट हैं। यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड या मैमल में अगर ये आते हैं तो ये डेफिनेटली आपके वर्टिब्रेट कहे जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। मतलब नोटोकॉर्ड फ्यूचर में चल के क्या हो जाएगी, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना जो है इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन अदर केसेस में देखेंगे तो ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो इसलिए एम्फियोक्सस को यहाँ पे टिक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से ये वर्टिब्रेट नहीं है, ये अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ना। अगला सवाल, एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू, फिर से पूछ रहे हैं कि बताइए एम्फियोक्सस कहाँ से बिलोंग करता है। एम्फियोक्सस अपने घर से बिलोंग करता है। एम्फियोक्सस एक्चुअली एम्फियोक्सस बिलोंग कहाँ से करता है। एम्फियोक्सस को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या था, फिर से वही ABC मॉडल अपनाइएगा या फिर हट। और क्योंकि अगर डाउट है तो दोनों नाम लिख लीजिएगा, ABC और हट, ये बार बार रिपीटेड फॉर्म में आएंगे। एम्फियोक्सस जिसको हमने ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से भी जाना था, और अगर ये ब्रैंकियोस्टोमा है तो फिर ये सिफेलोकॉर्डेट है। और क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट है इसलिए आंसर कहां है हमारा, सिफेलोकॉर्डेट। अगर यूरोकॉर्डेट होता तो यूरोकॉर्डेट में हम यहां पे रखते हर्डमानिया को। और अगर वर्टिब्रेटा की बात होती तो यहां पे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड यानी एवीज और मैमल। लेकिन अगर हेमिकॉर्डेट का नाम आता तब यहां पे हमारे पास ऑप्शंस होते बेलोनोग्लॉसस का एज वेल एज सेकोग्लॉसस। हाँ, सेकोग्लॉसस। तो बेलोनोग्लॉसस के साथ सेकोग्लॉसस का नाम यहां पे हम लोग कंसीडर करते या मेंशन करते। डन। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच कैरेक्टर ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू। पूछा गया कि इसमें कॉर्डेट में जो एम्फियोक्सस है इसका कौन सा कैरेक्टर है जो ट्रू है और क्यों ट्रू है। चलिए, क्या एम्फियोक्सस में ओरल हुड पाया जाता है, सेडेंटरी लाइफ होती है, या क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है, या प्रेजेंस ऑफ टेस्ट होता है। चलिए टेस्ट की भी बात यहाँ पे कर लेंगे कि टेस्ट क्या है और क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल क्या है। सही तरीके से अगर हम एम्फियोक्सस के बारे में देखें तो आप देख रहे हैं कि एम्फियोक्सस क्या था, ABC, एम्फियोक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा, सिफेलोकॉर्डेट। तो हम यहाँ पे जिन भी जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे वो सब के सब सिफेलोकॉर्डेट के होंगे। सिफेलोकॉर्डेट में जो हमारा एम्फियोक्सस है इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हमारे सामने यहाँ पे हैं। एम्फियोक्सस अगर है तो ये 3 to 5 लगभग 3.5 से 6 सेंटीमीटर की लेंथ वाला एक एनिमल है। एंटीरियर साइड पे इसके पास बॉडी में रोस्ट्रम पाया जाता है। एंटीरियर साइड में इसकी बॉडी में रोस्ट्रम होगा, साथ ही साथ में ओरल हुड और ओरल सिर्री पाई जाती हैं। ओरल हुड होगा, ओरल सिर्री होती है। सिर्री का नंबर यहाँ पे लगभग 20 बताया गया है, तो हम लोग 20 को याद रखेंगे, आने वाले समय में ये पूछा जा सकता है। डॉर्सल फिन, कॉडल फिन, वेंट्रल फिन के अलावा कुछ फोल्डेड होते हैं, लेकिन उन फोल्ड को अगर हटा दें तो इनको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करती है। ये वही मेटामेरिक सेगमेंटेशन है जो फाइलम कहाँ मिला था, एनेलिडा में। एनेलिडा में या फेरेटिमा वगैरह में जो एग्जाम्पल मिले थे आपको, ये वही है। साथ ही साथ में हर एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बाद इनकी बॉडी में मायोमियर्स पाए जाते हैं। तो मायोमियर्स क्या है ये आने वाले सवाल में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, मायोमियर। और उसके बाद मुलर्स ऑर्गन या व्हील ऑर्गन कहते हैं, एक स्पेशल ऑर्गन होता है इस पे एम्फियोक्सस में, और ये इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम लोग मुलर्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। मुलर्स ऑर्गन, या एक और नाम है इसका व्हील ऑर्गन। अगर ये मुलर ऑर्गन है, ये एक साइंटिस्ट थे मुलर, उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके नाम पे ही जो है इसको मुलर्स ऑर्गन कहा गया है। आने वाले समय में इसके लार्वा को जो है कुछ लोग कहेंगे ये मुलर्स लार्वा है, लेकिन ऐसा कोई लार्वा नहीं है। मुलर ने लार्वा को डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने व्हील ऑर्गन को डिस्कवर किया था, तो इसलिए व्हील ऑर्गन को ही जो है सिर्फ जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या टेस्ट जो है ये इसमें पाया जाता है। जो पूरी की पूरी बॉडी है इनकी इनसाइड में ओरल हुड के पास ये एपिथेलियल लाइनिंग की होती है, जो कि फिंगर शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम लोग सिलेटेड रूफ्स कहते हैं। तो मतलब जो प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड है, थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि आपको ओरल हुड मिलता है और ये सही कैरेक्टर है। लेकिन सेडेंटरी लाइफ है नहीं, सेडेंटरी के साथ साथ ये कॉलोनियल भी है, ये अकेले रहना पसंद नहीं करता। क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल नहीं, क्वाइल्ड नहीं है क्योंकि इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, ये पूरा स्ट्रेट मिलता है आपको। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, यहां से लेके अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल इसका स्ट्रेट मिलता है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है तो यहाँ पे क्वाइल स्ट्रक्चर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ टेस्ट,
ये टेस्ट किस में पाया जाता है, ये आंसर होना चाहिए था मेरे ख्याल से यहाँ पे एम्फिऑक्सिस में, कि एम्फिऑक्सिस के लिए ट्रू कौन सा है। चलिए तो इसके बारे में बात करेंगे कि टेस्ट का पाया जाना, लेकिन क्या सभी में पाया जाता है, ये सवाल डाउट का है। ठीक है, अगले टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 6, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। व्हील ऑर्गन जो है इनमें से किस में पाया जाता है, क्या एम्फिऑक्सिस में मिलता है, हर्डमानिया में, बेलेनोग्लॉसस में या डोलियोलम में। चलिए तो डिफाइन करते हैं। एम्फिऑक्सिस जो है ये व्हील ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। व्हील ऑर्गन नामक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम लोग मोलर्स ऑर्गन के नाम पे जानते हैं, ये मिलता है। हर्डमानिया आपका एक स्पेशल मैकेनिज्म जिसका नाम है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा देखिए, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि अगर एनिमल जो है अपने लार्वल फॉर्म को छोड़ के एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस के नाम जानते हैं, जो कि एक रेडिकल चेंज है कुछ एनिमल में या बहुत सारे एनिमल में जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। यानी लार्वल से एडल्ट तक आता है जो बीच में सेवरल स्टेजेस आएंगे, उसको मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानेंगे। उसी में एक टर्म आया कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है और किस में देखने को मिलता है। तो सही बात तो ये है कि रेट्रोग्रेसिव का मतलब है रिवर्स हो जाना, यानी जो मेटामॉर्फोस करके आगे आया है वो मेटामॉर्फोसिस रिवर्स चली जाए। तो मतलब जो कैरेक्टर बन चुके थे एडल्ट में, अब वो कैरेक्टर क्या होंगे, लूज हो जाएंगे, चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो एम्फिऑक्सिस बिल्कुल ऐसा ही, हर्डमानिया जो है बिल्कुल ऐसा ही मैकेनिज्म शो करता है। मतलब जो भी उसके बॉडी में एडल्ट या कॉर्डेट के कैरेक्टर बन रहे होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, कुछ एक पार्ट बच जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव या रिवर्स मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। बेलेनोग्लॉसस जो है आपका, ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है, और डोलियोलम जो है ये यूरोकॉर्डेट है। ठीक है, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो व्हील ऑर्गन कहां बन रहा है हमारा, एम्फिऑक्सिस में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगला सवाल है, द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकॉर्डेट। जो सिफेलोकॉर्डेट है इसमें कितने जेनरा बनते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेट में जनरली, क्योंकि दो ही नाम आया था, दोनों नाम याद रखिएगा आप लोग। एक था ABC, दूसरे का नाम था हट। ABC और हट में जहाँ पे आपका ये टर्म आया हुआ है सिफेलोकॉर्डेट, यानी ब्रैंकियोस्टोमा वाला केस आया था। ब्रैंकियोस्टोमा के साथ साथ एम्फिऑक्सिस का नाम लिया था हमने, एम्फिऑक्सिस, या इसी को हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से भी जानते थे। इसकी फैमिली में, इसकी फैमिली कौन सी है, सिफेलोकॉर्डेट। तो जो ये सिफेलोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ 2 जेनरा पाए जाते हैं। अब वो दोनों जेनरा इंपॉर्टेंट है। दोनों जेनरा कौन से हैं, एक का नाम है एसिमेट्रॉन और दूसरे का नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। तो 2 ही जेनरा हैं, एसिमेट्रॉन और ब्रैंकियोस्टोमा, और यही 2 जेनरा सिर्फ और सिर्फ सिफेलोकॉर्डेट में मिलते हैं, इससे ज्यादा जेनरा नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा 3, 4, 5 या 7, 8 होता तो शायद मैं यहाँ पे टिक करता यूरोकॉर्डेट को। अगर यूरोकॉर्डेट की बात होती तो मैं वहाँ पे 9, अगर 9 जेनरा की बात होती, 9 जेनरा की बात हो रही होती, तब वहाँ पे हम लोग रखते यूरोकॉर्डेटा को, जिसमें डोलियोलम आपका एग्जाम्पल आता। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फिऑक्सिस। पूछ रहे हैं कि जो एम्फिऑक्सिस है उसमें जो अप्रोक्सीमेट नंबर है मायोटोम्स का वो कितना होता है। तो जनरली ये जो एनिमल है आप जानते हैं डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, लेटरली फ्लैटेंड होता है, लेटरल साइड से ये चपटा होता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जैसे फिश होती है, नॉर्मली कुछ फिशेज होती हैं जो डीप सी वगैरह में पाई जाती हैं। इस पे मायोटोम नामक एक स्ट्रक्चर बनता है और उसी मायोटोम की बात करनी है। चलिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं पहले से एनिमल के बारे में, फिर से एम्फिऑक्सिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा यहाँ पे। चलिए तो ये जो इनकी बॉडी वॉल है, जनरली हम जानते हैं इनकी बॉडी वॉल मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। क्योंकि इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन के ऊपर जो बॉडी वॉल है उस पर कुछ ब्लॉक्स होती हैं मसल्स की।
इनकी बॉडी की जो वॉल है इस पे मसल्स के कुछ ब्लॉक पाए जाते हैं। तो जो ये मसल्स हैं, इन्हीं मसल्स को हम लोग बोलते हैं मायोटोम्स। तो जो भी ये जितनी भी मसल्स हैं नंबर में, इनका नाम है मायोटोम्स। यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर से ड्रॉ किए गए हैं मसल्स, जो भी ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग मायोटोम्स के नाम से जानते हैं। जो मसल्स हैं ये मायोटोम्स हैं, और हर मायोटोम्स या कह लीजिए जो जितने भी मायोटोम्स बने हुए हैं, इन सभी मायोटोम को हम लोग क्या बोलेंगे, मायोमियर्स। जैसे एनिलिडा में फेरेटिमा में हम लोगों ने मेटामेरिक सेगमेंटेशन को मेटामियर के नाम से जाना था, वैसे ही यहाँ पे मायोटोम्स को मायोमियर्स के नाम से जानेंगे। और इन्हीं मायोमियर्स को या जो मायोटोम है, जब इनको हम एक कैविटी में इनक्लोज कर देते हैं तो इसको बोलते हैं मायोकोमा। जो ये मायोटोम है, अगर इनको एक कैविटी में इनक्लोज किया जाए तब इनका नाम कन्वर्ट होता है मायोकोमा में, और यही वो नाम है। तो पूछ रहे हैं नंबर कितना है। अगर अप्रोक्सीमेट नंबर देखें मायोटोम्स का, तो कह रहे हैं कि एक साइड, यहाँ पे आपको वन व्यू दिख रहा है, एक तरफ का साइड दिख रहा है इसको एम्फियोक्सस का, तो इस एक साइड में अप्रोक्सीमेट दिखा जाए तो लगभग 62 मायोटोम्स पाए जाते हैं। 62 मायोटोम्स मिलेंगे वन साइड। लेकिन अगर दोनों साइड का पूछता तो 62 इंटू 2 डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, लगभग 124 मायोटोम्स होते हैं। लेकिन इन्होंने अप्रोक्सीमेट नंबर पूछा है, दोनों साइड का नहीं पूछा है, और ऑप्शन में भी हमारी लगभग वही है, तो हम जाएंगे सी वाले ऑप्शन के साथ 60। क्योंकि अप्रोक्सीमेट 62 कहा गया है तो हम 60 मान के चल रहे हैं। 70 भी मान सकते थे, लेकिन नियर अबाउट का नंबर माना जाता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 62 या 60 मान के चल रहे हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ल्यूमिनिसेंस। इनमें से वो कौन सा जानवर है जो ल्यूमिनिसेंस है, जो लाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी बॉडी में कुछ साइटोप्लाज्म कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो या तो फोटो फास्फोरिलेसेंस होंगे या फिर बायोल्यूमिनिसेंस के नाम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाएगा। तो कुछ तो प्रोटोजोआ वाले में पार्ट में हमको मिल चुके थे, हमने वहाँ पे नाम बताया था। अब यहाँ पे नया नाम आया हुआ है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है हर्डमानिया, एसिडिया, सियोना और पायरोसोमा। तो चलिए पायरोसोमा की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल अंडरलाइन। तो जो ये पायरोसोमा है, पायरोसोमा जो है ये लार्वल फॉर्म था। जब यूरोकॉर्डेट का जो फ्री स्विमिंग कॉलोनी होती है, ये पायरोसोमा है। फ्री स्विमिंग कॉलोनी होती है पायरोसोमा की, और इसी में ये लाइट इमिट करने वाले सेल्स पाए जाते हैं। ये लाइट को इमिट कर सकता है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में, इसकी बॉडी के साइटोप्लाज्म में आपको फास्फोरेसेंट वाले सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा ये जो लाइट इमिट कर रहा है, लाइट क्यों इमिट कर रहा है, क्योंकि लाइट इमिट करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब है हम तुम्हारा फायदा करवाएंगे, तुम हमारा फायदा करवाओ, और ये एग्जाम्पल बन सकता है पॉजिटिव इंटरेक्शन का। ठीक है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो अपने एसोसिएशन से क्या करते हैं, मेसोडर्मल सेल में ये पाए जाते हैं। मेसोडर्म वाली सेल के अंदर, अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि कौन सी सेल में या कौन सी लेयर में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जनरली मेसोडर्म वाली सेल में पाए जाते हैं, और वहीं से जो है ये क्या करते हैं, लाइट को इमिट करवाते हैं। क्योंकि ये जो आपका पायरोसोमा है, ये यूरोकॉर्डेट से बिलोंग करता है। यूरोकॉर्डेट को हम लोग जनरली सी स्क्वायर्ड के नाम पे जानते हैं, और यूरोकॉर्डेट की बॉडी जो होती है, जितने भी यूरोकॉर्डेट होंगे सभी के लिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूरोकॉर्डेटा की जो बॉडी होती है, सराउंडेड बाई अ कैविटी, सराउंडेड बाई अ कवरिंग, और इसी कवरिंग को क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। कवरिंग को टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट जो है ये ट्यूनिक का बना होता है या ट्यूनिक कहते हैं, और इसके प्रेजेंस की वजह से ही हम लोग यूरोकॉर्डेट को ट्यूनिकाटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट आपका यूरोकॉर्डेट के लिए सेंस में, जिसके बारे में हमने बात करी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेलेनोग्लॉसस इज कॉमनली नोन एज, बेलेनोग्लॉसस को जनरली किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रोटोकॉर्डेट में कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया था कि हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को इन्होंने प्रोटोकॉर्डेट में रखा। प्रोटोकॉर्डेट में कुछ लोग हेमिकॉर्डेट को नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल बनाए गए हैं वो इस बेसिस पर है कि हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, हम लोग इसको प्रोटोकॉर्डेट मान के चल रहे हैं, कि इसको बेलेनोग्लॉसस को, क्योंकि ये हेमिकॉर्डेटा का पार्ट है।
इसका नाम है बैलेनोग्लॉसस। अगर इसको ग्रीक के 2 वर्ड में डिफाइन किया जाए तो एक वर्ड आएगा बैलेनो, दूसरा आएगा ग्लॉसा। बैलेनो का मतलब होता है यहां पे एकॉर्न और ग्लोसा का मतलब टंग। एकॉर्न वर्म कह लीजिए इसको या टंग वर्म कह लीजिए। अगर यहां पे एकॉर्न वर्म होता तब भी ठीक था, अगर टंग वर्म है तब भी ठीक है, क्योंकि अर्थवर्म जो है ये एनिलिडा है। तो पहली बात तो ये आपका हेमिकॉर्डेटा में नहीं आएगा। टेप वर्म की बात करें तो ये टीनिया सोलियम है और ये एस्केलमेंथीज में आता है, सॉरी प्लेटीहेलमेंथीज में आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। एकॉर्न वर्म हो सकता था लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉर्न वर्म है, इसलिए ये भी गलत है, इसको एकॉर्न होना चाहिए था। टंग वर्म जो है सही है, क्योंकि बैलेनो एंड ग्लोसा, बैलेनो मतलब एकॉर्न और ग्लोसा का मतलब होता है टंग, चमकता हुआ सा चिपचिपा सा जो टंग होता है, बिल्कुल वैसा टंग वर्म, इसलिए बैलेनोग्लॉसस का जो कॉमन नेम है वो है टंग वर्म। क्वेश्चन नंबर 11 के पास, लार्वा ऑफ बैलेनोग्लॉसस, मुलर्स लार्वा। मैंने पहले कहा था जब मुलर का नाम आएगा तो यहां पे हम लोग लार्वा नहीं मुलर्स ऑर्गन बोलते हैं, और अगर मुलर्स ऑर्गन बोलेंगे तो मुलर्स ऑर्गन के नाम के अकॉर्डिंग इसका आंसर यहां पे होना चाहिए व्हील ऑर्गन। तो पहली बात तो ऐसा कोई लार्वा बना नहीं। टेडपोल लार्वा की बात करें तो जनरली ये आपको एम्फीबिया में देखने को मिल जाएगा या बहुत सारे अदर एनिमल में मिलेगा। साथ ही साथ में आपको ये यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं फ्रॉग का, प्राना टिग्रीना का। तो एक ही ऑप्शन बचता है टॉर्नेरिया। बैलेनोग्लॉसस का जो लार्वा है वो क्या है? टॉर्नेरिया लार्वा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, टॉर्नेरिया इज द लार्वल फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने पूछा कि जो टॉर्नेरिया लार्वा है ये किसका लार्वा है? स्टारफिश का लार्वा बताइए, बैलेनोग्लॉसस का बताइए, कटल फिश का बताइए और होलोथुरिया का बताइए। होलोथुरिया आपका एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग कर रहा है, तो एकाइनोडर्मेटा के लार्वल की फॉर्म, साथ ही साथ में आपका कटल फिश जो कि मोलस्का है, यहाँ पे उसके लार्वल की भी बात करेंगे। चलिए स्टारफिश से शुरू करते हैं। स्टारफिश में जो लार्वल फॉर्म आता है जनरली बाइपिनेरिया। हमने आपको एक हिंट दिया था, एरिया करके जितने भी लार्वल फॉर्म आएंगे जनरली वो स्टारफिश से या फिर एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। तो बाइपिनेरिया, ऑरिकुलेरिया, ब्रैकियोलेरिया, इस तरह के जितने लार्वल फॉर्म आएंगे वो किसके होंगे? बैलेनोग्लॉसस के लार्वा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टॉर्नेरिया लार्वा। कटल फिश की बात करें तो यहां पे आपका लार्वल फॉर्म आता है वेलिगर, और सच एज नाम आएगा यहाँ पे ट्रोकोफोर, क्योंकि ट्रोकोफोर स्टेज बनती है, लार्वल फॉर्म नहीं है, और ये आपका मोलस्का से बिलोंग करता है, फाइलम मोलस्का का है। तो जो भी मोलस्का के लार्वल फॉर्म बनेंगे यहाँ पे रख लेंगे। होलोथुरिया की बात करिए तो होलोथुरिया जो है क्रिनोइडिया से बिलोंग करता है, और क्रिनोइडिया में जो लार्वल फॉर्म बनती है उसका नाम है डोलियोलेरिया, यानी ये भी आपका एकाइनोडर्म ही है। क्लियर? तो यहाँ पे टॉर्नेरिया इज द लार्वल फॉर्म ऑफ बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस के लार्वल फॉर्म को क्या बोलेंगे? टॉर्नेरिया लार्वा बोलेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ। लार्वा ऑफ बैलेनोग्लॉसस इज टॉर्नेरिया, ट्रोकोफोर, एमोसीट एंड मैगॉट। चलिए फिर से सेम सवाल के ऊपर हार्डवर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉर्नेरिया जो है बैलेनोग्लॉसस का है, जो कि हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। यह आपका बैलेनोग्लॉसस का लार्वा है। फाइलम इसका होगा हेमिकॉर्डेटा। अगर ट्रोकोफोर की बात करें तो ट्रोकोफोर आपको एनेलिडा में भी मिलेगा, और सच एज ये मोलस्का में भी देखने को मिलता है कई बार ट्रोकोफोर स्टेज। लेकिन एमोसीट की बात करें तो एमोसीट जो लार्वल फॉर्म बना था यहाँ पे, एमोसीट जो है ये पेट्रोमाइजान या हैगफिश का है। पेट्रोमाइजॉन या फिर आप कह सकते हैं हैगफिश। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्डेट की। ये कॉर्डेट में कुछ जगहों पे यानी प्रोटोकॉर्डेट में आपको लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि एक पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है, फिश के बाद बॉडी के बाहर रहता है। मैगॉट जो है ये हाउस फ्लाई का लार्वा है। हाउस फ्लाई मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी अलग अलग लार्वा आपको देखने को मिलेंगे। बैलेनोग्लॉसस के लार्वा की बात हुई थी, बैलेनोग्लॉसस का लार्वा क्या होगा? टॉर्नेरिया लार्वा। क्वेश्चन नंबर 14, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बनी थी वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था? तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, मैंने कहा था जब मेटामॉर्फोसिस मतलब रेडिकल चेंज जो हो रहा है, उस रेडिकल चेंज की कैटेगरी में वो ट्रेट जो एडल्ट बनने पर आते हैं
वो क्या हो जाए, वापस से गायब हो जाए और वो एनिमल फिर से कहाँ चला जाए, लार्वल फॉर्म वाले ट्रेट को या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे या शो करे, तब उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको कहाँ मिली थी, फार्मूला ABCHUT, हर्डमानिया यूरोकॉर्डेट, क्योंकि एग्जाम्पल में हर्डमानिया था और हर्डमानिया बिलोंग करता है यूरोकॉर्डेट से। कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है, ABC लिख लीजिएगा, हर्ट लिख लीजिएगा और एग्जैक्ट आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे अगर किसी को यूरोकॉर्डेट या सेफेलोकॉर्डेट में डाउट होता है तो, क्योंकि हर्डमानिया यूरोकॉर्डेट से बिलोंग करता है, इसलिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें है, ये आपको मिलेगी यूरोकॉर्डेट में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, फिर से वही सवाल है कि कौन सा एनिमल जो है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। आंसर होगा हर्डमानिया, क्योंकि फाइलम और हिंट आपके लिए वही है HUT, हर्डमानिया यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकेट। अगर अगली बार ट्यूनिकेट लिख दिया तो परेशान मत होइएगा, तब हम वहां पे ट्यूनिकाटा या ट्यूनिकेट के नाम से जानेंगे। द एक्सक्लूसिवली सिडेंटरी प्रोटोकॉर्डेट एनिमल आर फाउंड इन द क्लास, कौन से क्लास में आपको एक्सक्लूसिवली सिडेंटरी एनिमल मिलता है, मतलब वो कॉलोनियल ना हो, एक्सक्लूसिवली अकेले रहना पसंद करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिडेंटरी या एक्सक्लूसिवली सिडेंटरी बोलेंगे। चलिए टिक करते हैं, प्रोटोब्रैंकिया, लार्वेसिया, एसिडिएसी और थैलिएसी। तो इसमें डेफिनेटली जो है वो आपके यूरोकॉर्डेट के कुछ ना कुछ क्या हैं, क्लासेस दी गई हैं और इनके बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, अगर हम टेरोब्रैंकिया की बात करें तो टेरोब्रैंकिया जो है ये हेमिकॉर्डेट है और ये सिडेंटरी या कॉलोनियल होता है। टेरोब्रैंकिया ये हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है और ये कॉलोनियल भी है, साथ ही साथ में सिडेंटरी भी है, लेकिन हमें बात करना है सिर्फ और सिर्फ सिडेंटरी मिले। लार्वेसी के बारे में अगर देखें तो ये न्यूटिनी फॉर्म को शो करता है, इसकी सबसे खास बात है न्यूटिनी। न्यूटिनी का मतलब क्या होता है, रिटेनिंग लार्वल कैरेक्टर, मतलब एनिमल की एज तो बड़ी हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी वो उसके जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो एडल्ट जैसा ना दिख के किसी यंग वंस जैसा या चाइल्ड जैसा ही दिखे, तब इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं न्यूटिनी स्टेज। और ये सैलामेंडर में देखने को आपको मिला था, सैलामेंडर वाला जब पार्ट पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे ये कंसीडर कर लेंगे। फिर आपका एसिडिएसी क्या है, ये सिंपल सॉलिटरी होता है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, एज वेल एज ये नोटोकॉर्ड का भी इसमें अब्सेंस होता है। तो यही जो है एसिडिएसी ये आपका सॉलिटरी है या सिडेंटरी है, और इसी वजह से ये वाला जो पार्ट है प्रोटोकॉर्डेट का, ये जो क्लास दी गई है यहाँ पे, सब बहुत सारी क्लासेस में हमने एक क्लास देखी, यहाँ पे ये है। थैलिएसी की बात करें अगर तो थैलिएसी क्या है, ये सभी यूरोकॉर्डेट है। ध्यान देने वाली बात ये तीनों के तीनों क्या है, जिस भी फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं इनका नाम है यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा की डिफरेंट क्लासेस हैं। थैलिएसी जो है ये फ्री स्विमिंग है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, फ्री स्विमिंग, और सिलेंट्रेट के जैसे ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन तीनों में इस क्लास थैलिएसी में पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, रिप्रोडक्शन इन हेमिकॉर्डेट इज, रिप्रोडक्शन जो होता है हेमिकॉर्डेट में कैसा होता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि हेमिकॉर्डेट है क्या। हेमिकॉर्डेट एक्चुअली सही तरीके से देखें तो इसमें जो है आपको देखने को मिलता है क्या, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इसके स्पीसीज भी आपको मिलेंगी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ले रहा है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग बॉडी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं तो जनरली और मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हेमिकॉर्डेटा में, इसी वजह से तो इसमें लार्वा बनता है, और लार्वा बन रहा है तो इसका मतलब है डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बना था, लार्वा का नाम क्या था, टॉर्नेरिया लार्वा। तो जनरली ये किस हिसाब से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि रीजनरेशन जो है ये एक मोड नहीं है, नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन को हम लोग रिप्रोडक्शन का मोड नहीं मानते, क्योंकि इससे सिर्फ बॉडी के मिसिंग पार्ट्स डेवलप होते हैं, इस वजह से ये कभी भी चाहकर भी रिप्रोडक्शन का मीडियम या मोड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सक्रीशन इन यूरोकॉर्डेट इज द अकर्ड थ्रू, जो यूरोकॉर्डेट है यानी हर्डमानिया है उसमें जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी के किस पार्ट के द्वारा होता है, बाई नेफ्रोसाइट, न्यूरल ग्लैंड या ग्लोमेरुलस।
इसमें 3 ग्लैंड पाई जाती हैं, तीनों ग्लैंड से ही जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है। वो है आपका न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट। सिर्फ नेफ्रोसाइट नहीं है, सिर्फ न्यूरल ग्लैंड नहीं है, और ग्लोमेरुलस तो होता ही नहीं है, ग्लोमेरुलस इसमें बनता ही नहीं है, तो तीनों एक साथ पाए जाने चाहिए। तो या तो नेफ्रोसाइट हो और साथ में न्यूरल ग्लैंड, तो न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है, पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट है और नेफ्रोसाइट प्रेजेंट है, तीनों एक साथ होगा तो एक्सक्रीशन इसी ऑर्गन से या इसी ग्लैंड से परफॉर्म होता है। आज के आखिरी सवाल की तरफ नहीं, इसके बाद वाला आखिरी होगा, सेकेंड लास्ट। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? अगर ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड को देखें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, और हर्डमानिया कभी भी आर्थ्रोपोडा तो नहीं हो सकता, ये आपका है यूरोकॉर्डेट। तो इन्होंने पूछा है डायरेक्टली यूरोकॉर्डेट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। न्यूरल ग्लैंड बताया था, न्यूरल ग्लैंड के अलावा अगर पाइलोरिक ग्लैंड होता तो ये भी होता, और साथ ही साथ में नेफ्रोसाइट अगर होता तो नेफ्रोसाइट भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यूरोकॉर्डेट यानी हर्डमानिया का। और ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो है ये मोलस्का में आपको देखने को मिलेगा। मोलस्का में कहाँ में आपको पाइला में आपको ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा। तो इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो न्यूरल ग्लैंड वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस बाय। जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा बॉडी में परफॉर्म होता है? क्या न्यूरोसाइट है? नहीं, न्यूरोसाइट नहीं। अगर ये नेफ्रोसाइट होता तब हम नेफ्रोसाइट को सही मानते। नर्व गैंग्लियन ये भी नहीं बनता है। न्यूरल ग्लैंड ये सही आंसर है, और सोलेनोसाइट इसमें नहीं बनता। सोलेनोसाइट बनेगा आपका सिफेलोकॉर्डेट में। तो यहाँ पे यूरोकॉर्डेट की बात कर रहे हैं और ये सिफेलोकॉर्डेट में बनेगा, इसलिए जो है ये आंसर नहीं है। एक लास्ट सवाल जो आपके लिए होमवर्क होगा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमानिया इज। इतनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है तो ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर करिएगा और बताइएगा कि जो फंक्शन है न्यूरल ग्लैंड का हर्डमानिया में ये किसके लिए है? सेंसेशन के लिए है या रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन? इनमें से जो भी आपका होगा ये आंसर आप कमेंट करेंगे। अगले सीरीज में हम लोग आपके सामने प्रेजेंट होंगे फिर से नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा क्लास फिशेस। तो जो भी अगला टॉपिक है वो हमारा होगा सुपर क्लास फिशेस। सुपर क्लास की बात करेंगे हम लोग, सुपर क्लास फिशेस की बात करेंगे। कॉर्डेटा से स्टार्ट होगा ये और वर्टिब्रेटा में लेके चलेंगे आपको। प्रोटोकॉर्डेट वाला पार्ट खत्म हो गया है, वर्टिब्रेट में हम आपको मिलेंगे सुपर क्लास फिशेस के साथ। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।